नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रोक, जी हाँ, एलॉन मस्क का एआई प्लेटफॉर्म, आप उसको प्रॉम्प्ट दीजिए किसी भी चीज़ के लिए तो नया चमत्कार हो गया। 15 सेकंड के अंदर उसका वीडियो बना के आपके सामने पेश कर देगा। 15 सेकंड के अंदर ग्रोक आपके लिए वीडियो बनाकर पेश कर देगा। भाई साहब, चमत्कार हो रहे हैं तो दुनिया में पता नहीं एआई क्या क्या करेगा। ब्रिटेन में अंदर जेनजी के जो चुनौतियां निकल के आई हैं उससे ब्रिटेन सरकार डरी हुई है कि भाई हो क्या रहा है। फ्रांस में जेनजी, जॉर्जिया में जेनजी, भारत के आसपास के 3-4 देशों में जेनजी, और इसके अलावा दुनिया के कई और देशों के अंदर जो खौफ है, मेडागास्कर के हुआ, कई और देशों के अंदर, और अब ब्रिटेन भी डरना शुरू हो गया कि भाई हमारा भी इसमें नाम आ रहा है, हम भी मर सकते हैं, तो हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज जेनजी हमको भी उठाकर जलाकर राख कर देगी। इसके बाद बिहार के इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं 6 नवंबर 11 नवंबर 2 फेज़ में, जैसे बीजेपी ने सजेस्ट किया था। तो चुनाव आयोग ने बीजेपी के प्रपोजल पर मोहर लगाते हुए साइन कर दिए। यानी कि इतनी हिम्मत थोड़ी है कि बीजेपी के बिना वहाँ पर क्या कहते हैं कि चुनाव करवा सके। तो नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और पहले इसी बात के ऊपर बात करेंगे कि बिहार के चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को होंगे। 243 सीटों के लिए चुनाव होगा, 122 मेजॉरिटी के लिए चाहिए। और 14 नवंबर को जब पंडित नेहरू का जन्मदिन होता है, बाल दिवस भी होता है, उस दिन ये चुनाव की रिजल्ट्स जो हैं वो घोषित किए जाएंगे। और यहाँ पर महागठबंधन, जो कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी यानी कि तेजस्वी का गठबंधन होगा, सामने एनडीए का, नीतीश का, और ख़ास तौर से बीजेपी का गठबंधन होगा। साथ में प्रशांत किशोर की नई वाली जन स्वराज पार्टी है, तो उसको त्रिकोणीय एक किस्म से आप कह सकते हो कि वहाँ पर बात हो सकती है। और चौथी शक्ति के रूप में असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम भी हैं, जिनको सीमांचल के एरिया में मुसलमानों के प्रभाव को देखते हुए नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी वजह से करीब करीब पिछली बार 6 से 7 सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा बिहार में एनडीए में जो बीजेपी और जेडीयू के अलावा एलजेपी भी है, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि अब चिराग पासवान की पार्टी है। हिंदुस्तान अवामी मोर्चा है, जो कि मांझी का है, और एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। अब बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है। अब इसमें सभी को संतुष्ट करना, तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब सत्ताधारी संगठन में तो देखा जाए तो सीटों पर तालमेल को लेकर चर्चा जारी है, और एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग गुस्से में तो हैं इस सरकार के प्रति। बीजेपी इस समय 243 में से 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहाँ पर जो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। बीजेपी बिहार में अपने स्तर पर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दे पाई जिसको कि कहा जाए कि वो एक मर्क्यूरियल या एक मैजिकल चेहरा हो, और अभी भी नीतीश के चेहरे के साथ ही चलकर अपने कमज़ोरियों को छुपाना चाहती है। अब भाजपा के सामने चुनौती है कि नीतीश के भरोसे वो कैसे आगे बढ़े। नीतीश खुद भी इस समय जो अपनी मानसिक बीमारी से इस टाइम उलझे बैठे हैं, तो क्या करें। लेकिन चिराग है, चिराग को भी बहुत सारी सीटें चाहिए। वो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, और उन्होंने अब अपनी पार्टी के लिए 40 सीटें मांगी हैं, जबकि बीजेपी की ओर से शायद उनको 25 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है, या अधिकतम 30 सीटें हो सकती हैं। अब बाकी फिर हिंदुस्तान अवामी पार्टी है, आवाम पार्टी है, एक और पार्टी भी है। एक पीके जो है प्रशांत किशोर, उन्होंने भी काफ़ी एक हद तक देखा जाए तो गुणा भाग गणित बदला हुआ है। तो वो अगर हर विधानसभा क्षेत्र में वोट कटवा साबित भी हो गए, तो भाई अल्टीमेटली हो सकता है कि फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाए, और आरजेडी का जो वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर काट के ले जाए, या हो सकता है कि वो बीजेपी और जेडीयू का वोट बैंक भी काट कर ले जाए। सवाल ये पैदा होता है कि आरजेडी और लालू यादव आज भी वहाँ पर चुनौती के रूप में बने हुए हैं। कांग्रेस भी मजबूती से निकल कर आई है, ख़ासतौर से राहुल गांधी की जो तिलिस्म है, तो वो अभी तक काफ़ी मेंटेन्ड है, और अभी तक तो है। देखते क्या होता है, लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। हम भी सब दिल थाम कर बैठेंगे और बात करेंगे उसके बारे में। इसके बारे में पहले बात करते हैं ग्रोक के बारे में, कि ग्रोक ने एक सनसनी मचा दी कि ग्रोक में आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और वो आपका फट से एक एआई बना देगा 15 सेकंड के अंदर। तो ओपन एआई के सोरा 2 है, जी हाँ, ऐसा ही ओपन एआई का एक वीडियो उनका एआई है सोरा 2, जिसको एक चुनौती दे दी गई है
और मस्क साहब का कहना है कि 15 सेकंड से कम टाइम में एक वीडियो तैयार हो जाता है। तो ग्रोक इमेजिन प्लेटफॉर्म में एक बड़ा अपडेट आया है। इस नए वर्जन 0.9 में फास्ट, स्मार्ट और रियल दिखने वाले एआई वीडियो बनाए जा सकते हैं। और ये अपडेट जो आया है सोरा 2 के लॉन्च के कुछ दिनों के बाद में आया है। इसके अलावा हाल ही में जेमिनी की रियलिस्टिक फ़ोटोज़ की भी चर्चा हुई थी, और जिसके बाद मस्क के रियलिस्टिक वीडियो देने वाले प्लेटफॉर्म के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि 15 सेकंड से कम समय में भाई ये आपका वीडियो बनाकर तैयार कर देगा। ये तो कमाल की बात है। ग्रोक इमेजिन की क्या खासियत बात है? ये टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को तुरंत बना सकता है। ये सबसे तेज टेक्स्ट जनरेशन है, इसका सबसे तेज वीडियो जनरेशन है। 15 सेकंड से कम टाइम में वीडियो बना देता है। और ये यूज़र्स को ग्रोक के वॉइस फर्स्ट इंटरफेस को आजमाने के लिए कहता है। ओपन एंड इन वॉइस मोड पर चुनकर बिना टाइप किए सीधे बात करके ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। भाई कमाल की बात है। एआई की दुनिया में तो रोज़ ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं। ग्रोक और चैट जीपीटी जैसे ऐप सनसनी बने हुए हैं, और जो बदलाव हो रहे हैं इसके बाद क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट देते हो उसी हिसाब से वो सारा का सारा वीडियो बनाकर आपके सामने तैयार कर देता है। और ये समथिंग, मैं तो जादू ही कहूँगा भाई। इस दुनिया में जादू हो सकता है और इस ढंग से हो सकता है, कोई मान नहीं सकता है। और देखते हैं क्या होता है। सोरा 2 को जो ओपन एआई का है, सैम ऑल्टमैन का, उसको चुनौती मिल रही है। इसके अलावा जो आपका जेमिनी का है, जो इमेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वो भी आ रहे हैं। सुनने में आया है कि वीडियो में डिटेल्स भी अच्छी हैं। अब देखते हैं कि ओपन एआई को अब खुद को ग्रोक से बेहतर साबित करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ से प्रोमिनेंटली निकल कर आ रही है कि ये सारे के सारे जो ऐप हैं सब अमेरिकन हैं। चाहे वो गूगल का जेमिनी हो, या फिर सैम ऑल्टमैन का जो आपका सोरा 2 हो, या इलॉन मस्क का अभी जो ग्रोक आ रहा है नया, तो ये सारे अमेरिकन हैं, ये बाहर की दुनिया के नहीं हैं। चाइना ने हालांकि अपना डीप सीक डाला है, लेकिन वो अभी वीडियो में कन्वर्ट करने में अभी शायद कामयाबी उसकी हमारे सामने तो निकल कर नहीं आई है। अब ब्रिटेन के अंदर भी एक डर छा गया है जेनजी का, और ये काफ़ी ज़्यादा है। ब्रिटेन को सता रहा है जेनजी का डर, क्योंकि युवाओं के अंदर बड़ा इस टाइम असंतोष है। नेपाल, मोरक्को, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर, पेरू, जॉर्जिया, अब फ्रांस के अंदर भी देखिए जो सारा का सारा हो गया। तो उनको डर लग रहा है कि ये युवाओं की मांगों को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं और एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। तो जेनजी जो हैं वो अपनी समस्याओं के खिलाफ ज़ोरदार विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में पले बड़े हैं, माहिर हैं, और बात को फटाफट स्प्रेड कर देते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगने के बाद जब गुस्सा निकला है तो पूरी की पूरी तख्ता पलट हो गया वहाँ पर। अब ये ब्रिटेन के अंदर भी ज़ोरदार आवाज़ सुनने में आया कि आ रहा है। भारत के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं इनके खिलाफ में। और भागवत ने भी कहा है, जो कि आरएसएस के हैं, कि जेनजी कैन बी रियल डेंजर फॉर इंडिया, और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के एक प्रोफेसर हैं, सुखडेन है, वो कहते हैं कि युवा सोचते हैं कि सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा है, और वो उसे बेईमानी से खर्च ना करे, उसे जनता के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। बात तो सही है। तो ब्रिटेन के जो यूथ हैं उनके अंदर भी इस समय डिससेटिस्फैक्शन जो है बहुत बड़ी संख्या में पल रहा है। और वहाँ पर जो विश्लेषक हैं उनका मत ये है कि भाई अगर यहाँ पर यूथ डिससेटिस्फाइड है और लोग दुखी हैं वहाँ पर, और उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही है, उनकी नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो सड़कों पर उतरेंगे तो ना जाने क्या कर दें। साहब डरने की ज़रूरत है। ये यूथ आग भी लगा सकता है, और ये यूथ आपको आसमान पे भी राजा बन के भी बिठा सकता है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।